अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ एक न्यू नॉवल लेकर, जिसका नाम है सकूत और इसकी मुसन्निफा है मरियम मुजफ्फर। और मरियम मुजफ्फर की इससे पहले मैं कारीन अपलोड कर चुकी हूँ नॉवल, जो काफ़ी अच्छी है, और एक इनकी माँ एमल का नॉवल है जो काफ़ी पसंद की गई थी, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आएगी। और इस नॉवल में आपको एज डिफरेंस, अरेंज मैरिज, स्लो बर्न रोमांस, सस्पेंस, क्राइम और साइंस फिक्शनल थ्रिल मिलने वाला है, जो मेरा फेवरेट जेनर है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको भी पसंद आएगा। और नॉवल स्टार्ट करने से पहले कि मैं कहूँगी, मरियम मुजफ्फर की एक नॉवलेट है जिसका नाम है कारीन। तो इस नॉवल में जो दो मेन कैरेक्टर हैं वो कारीन के ही कैरेक्टर हैं, जिसकी और ज़्यादा स्टोरी इसमें बताई गई है मतलब। तो उस नॉवलेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुश्किल से 1 घंटे की होगी। तो अगर आप वो सुन लेंगे तो कैरेक्टर की पर्सनैलिटी और ज़्यादा अच्छे से मालूम हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार वो सुनकर आप फिर इसे स्टार्ट करें। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। सकूत अस मरियम मुजफ्फर। डिवीज़न हज़ारा में फैले अद्वियात के व्यापार की दास्तान, एक उम्र रसीदगी का नुस्खा, कुछ नशखुदा खानदान, मुख्तलिफ सकाफ़ातें और ज़िंदगी के सवाल में मुब्तला सिया किरदार। इंतसाब, फाइटर्स के नाम, हम सब के नाम। पहली किस्त, पहला मरहला, मुदाम असीर, मुसलसल दुश्वारी और खुद तरसी में मुब्तला जसूर के नाम। मर्द ने अफरा तफरी में गर्दन घुमाई। दीवार पर लटकी घड़ी के मुताबिक उसकी मौत में महज 12 मिनट बाकी थे। तजर्बागाह की बत्तियां गुल थी, कीमियाई नालियां बंद थी, मशीनी आले खामोश थे। बंद खिड़की के पट से झलकती हुई कोकीली और नीली रोशनी दीवार से टकराते कमरे के वस्त में ठहरी थी, जहां उसी मर्द की पुश्त रोशनी के दरमियान हाइल थी। वो उजलत में था। कनपट्टी पर बहते पसीने के बास कुछ जुल्फें पेशानी से चिपटी थीं। हाथ पांव की कपकपाहट लिए नजरें हड़बड़ाकर एकदम मुकबिल चौखट को तकने लगी। दो दरवाजों के ऐन सामने सफेद कोट ढेर था और कुंडी से लिपटी भारी जंजीर के आगे कुर्सी और मेज धरे थे। उसकी मौत में 11 मिनट बाकी थे। हवास बाख्ती के आलम में वो अंधेरे में मौजूद खानों के आगे जा खड़ा हुआ। लोहे से बने बेशतर खाने खुले थे, जिनसे निकलते कागजात और सामान वो तेजी से फैला रहा था। तन्हा मर्द पर जैसे कोई दीवान की छाई थी। चाबी लगाता, फौरन घुमाता, पट खींचता और जितने कागजात मिलते बिना देखे इर्द गिर्द उछाल देता। पलटकर हर बार बंद दरवाजे को देखता, गोया पकड़े जाने का सहम हो। मौत उससे कुछ ही दूर थी जब खानों को खाली करता वो तेजी से मादनियात और कीमिया से भरी अलमारी की सिमत भागा। साथ लाई गोल्फ की छड़ी उठाई और एक जिस्त में घुमाते हुए शीशे की दीवार तोड़ डाली। सर हाथों में गिराते उड़ते पुर्जों से खुद को बचाया और आईने टूटने की आवाज पर सांसों का तसलसल थाम लिया। जिंदगी के कुछ लम्हात बाकी थे। छड़ी घुमाई और कतार में रखी मादनियात, केमिकल, जखायर नेस, हर चीज उड़ाता गया। प्लास्टिक के डब्बों से लेकर शीशे की बोतलों तक ऐसी कोई चीज ना थी जो उसकी अफरा तफरी के निशाने में न आई। कमरे में एकदम धूल का गुबार उठा। कोहनी में खांसते उसने बमुश्किल आंखें खुली रखी। कुन अखियों से तजुर्बे का दरवाजा देखा। वहां अब भी सन्नाटा था। 5 मिनट बाद उसकी मौत थी। लंबे डग भरते उसने सुरमई करमजी रोशनी की लकीर पार की और अभी ठहरा भी ना था जब स्लेब पर छड़ी मारी। बिना रुके वो अब महंगे आले तबाह करता गया। किसी के पुर्जे जुदा हुए तो किसी की शक्ल बदली। बच बचाकर की जाने वाली इस चोरी पर उसका तनफुस बेरब्त हुआ। बालों में हाथ फेरकर उन्हें माथे से दूर किया और वहशत के आलम में चारों ओर नजरें घुमाई। तजुर्बेगाह उजड़ चुकी थी। उसकी जिंदगी गिनती की थी। मौत से 3 घड़ी दूर वो अपने हयात के निशान मिटा रहा था। आखिरी 2 लम्हात थे। वसी बुलंद तजुर्बेगाह की पुख्ता दरो दीवार में काफूर और कर्ब की मश्क रची बसी थी। मुख्तलिफ कीमियाई मादे के इम्तिजाज से भरपूर फिजा को कुछ ही देर लगनी थी और फिर उसकी सांस की गजा जानलेवा बदहजमी का बास बनती। शिकस्ता कदम उठाते हुए नीली लकीर के ऐन दरमियान में आया। आंखों में वीरानी थी और चेहरे पर शिकस्त। लंबे सरापे ने हाथ पहलू में गिरा दिए। गोल्फ की छड़ी ढलक कर ठंडी टाइल से टकराई। सब्ज रोशनी में जली हरूफ में दिखाई दिए HSK। उसकी खुदकुशी का सामान तैयार था। 1 मिनट मजीद और वो यहीं घुटकर अमद हो जाएगा, इस कमरे में जहां वो कई सालों से जिंदा था। शहर एबटाबाद, सूबा खैबर पख्तूनख्वा।
اگر اس کی زندگی پر کوئی کتاب ہوتی تو 3 باب میں ہی قلم بند کر دی جاتی۔ پہلا باب اس کی محبت، دوسرا باب اس کی محبت اور تیسرا باب بھی اس کی محبت۔ فرق یہ تھا کہ اس کے دل میں کھانے تکون میں بٹے تھے۔ ایک سرے پر اس کی نوکری اور جذبہ یعنی فارمیسی اپنے عروج پر کھڑی تھی، مد مقابل کنارے پر موجود اس کا چچا زاد واحد دوست اور شوہر روبرٹ جزاز تحفظ کی تعریف تھا، اور پھر تیسرا مگر آخری کونا اس ہستی کے لیے وقف تھا جو نہ ہوتی تو باقی تو کنارے بھی خالی رہتے۔ اس کی ماں تازمینہ سلمان اس کے وجود کا حصہ بھی اور اس کی موجودگی کا سبب بھی۔ تکون کے بقیہ 2 سروں پر تیز بتیاں روشن تھی۔ دل کے نیا کھانوں کو وہ روز نکھارتی، سنوارتی اور محبت کی کھاد کو تازہ سے تبدیل کرتی۔ یہی سب وہ تیسرے کونے کے لیے بھی کرتی تھی۔ 8 ماہ قبل تک جب وہ حصہ 2 جہاں دور منو مٹی سونا گیا ہو، رہ گئے وہ حیات تکون تو انہیں ایک کی لاز رکھتے وہ آج یہاں موجود تھی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند، لبوں سے ایک بے سار ہنکارہ بھرتی عورت نے کال جھٹ سے منتقل کی تھی۔ یہ اس کی 27ویں کال تھی اور بغیر کسی حزت کے وقفہ سے وہ 28ویں بھی ملا دے گی۔ امید وہی، شاید جواب مختلف۔ گہری سانس بھرتے اس نے موبائل کندھے سے جھولتے وزنی بستے میں اچھالا تھا۔ گردن پر آتی زلفوں کو انگلیوں کی مدد سے پشت پر کرتے اپنے گلے میں جھولتا آئی ڈی کارڈ درست کیا۔ نیلی پٹی سے بندھے اس شناختی کارڈ پر مختصراً ہی نگاہ ڈالو تو وہاں عورت کے چہرے تلے نام، عمر اور نوکری درج تھی۔ سارہ بنت سلمان، عمر 27 سال، موجودہ پیشہ ریسرچ فارماسسٹ۔ شملہ کی پہاڑیوں میں سورج کی کرنیں منور تھیں۔ موسم گرما کی آتی تپش میں باہر کی جاتی جرگ گل مل سی تھی۔ ایسے میں جہاں ہوٹل کی عمارت میں لوگ چھٹیاں گزارنے کے لیے ٹھہرے تھے، وہیں اس سمت کچھ بیچارے روزگار کے ہاتھوں مجبور اس سیاہ سفید بصری دھوکہ دیتے فرش پر جمع تھے۔ موسم سے لطف اٹھانے کے بجائے ان کا ہدف 3 منزلہ عمارت کی زیر زمین منزل تھی۔ شیشوں سے سجی عمارت جس کی اونچی دیواروں پر سفید نقش نگار سمیت لوہے کا کام نمایاں تھا، وہ امرا کی عالیشان پسند اور ترجیح کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ سیاہ سینڈل میں مکید سارہ کے اجلے پاؤں تقریباً ہانپ چکے تھے۔ وہ وقت سے پہلے تھی مگر دیری کا وہم پیدائش سے اس کے ساتھ بڑا ہوا تھا۔ دیوار گیر کھڑکیوں پر ٹھہرے قطرے کچھ دیر قبل بارش کی رحمت تھی۔ داخلی دروازے سے بالکل ہٹ کر بنائی گئی لفٹ کے آگے ایک جمع غفیر تھا۔ انہی کا حصہ بنتے سارا موبائل ڈھونڈنے کی غرض سے پرس کھنگالنے لگی۔ جب کچھ دیر کی کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے 2.5 کلو کے بستے سے تلاش نہ کر سکی تو کھڑکیوں کے قریب موجود میز پر بھورے چمڑے کا بیگ رکھتے آ ٹھہری۔ جب ضرورت ہو تبھی موبائل نہیں ملتا۔ بند کھڑکی سے آتی روشنی اس کے قدموں کی آمد پر ٹھہری۔ چمڑے کا بستہ درست کرتے وہ پانی کے قطروں میں بنتے کوسے قزا کے رنگوں سے بے پرواہ تھی۔ تراشی ہوئی بھویں اور بے نیاز تاثر پر سورج کی نرم کرنیں سایہ فگن ہوئیں۔ اس کے گہرے سیاہ بال مزید سیاہ لگے۔ بند در پر اس کا جھلمل سا عکس بنا، گندمی مائل سفید رنگت، درمیانے قد، سیاہ سیدھے پشت پر پھیلے ہوئے بال جنہیں ہیڈ بینڈ لگا کر سختی سے باندھا گیا تھا۔ ہلکے نیلے کھدر کی شلوار قمیص پر سیاہ چادر ایک کندھے پر لیے سارہ بنت سلمان کی تراشدہ جبڑے، بھرے ہوئے ہونٹ اور بادامی سیاہ آنکھیں اسے لاکھوں میں نہ سہی ہزاروں میں دلکش ضرور بناتی تھیں۔ حاجب نظر نقوش پر ہم وقت پھیلے ٹھہراؤ میں کچھ عرصے سے محض حزن اور ملال تھا۔ یہ موبائل ہاتھ میں آیا، وہاں لفٹ کے سنہری دروازے جدا ہوئے، لوگ بنا توقف کے ایک کے بعد ایک اندر داخل ہوئے۔ اختتام میں بچ جانے والی عورت نے قدم دھرے اور بند ہوتے در کے پار آخری منظر سترنگی دھن سے پھوٹتی شمع کا دکھائی دیا تھا۔ مقبل چوکھٹ کو دیکھتے سارہ کی نگاہوں میں بس ایک تاثر تھا، غیر دلچسپی، جیسے دنیا کا کوئی منظر اب اس کا دل نہیں لبھا سکتا۔ قدرت کی کسی رعنائی کے آگے اب وہ موم نہ ہوگی۔ گہری سانس بھرتے سارہ نے موبائل اسکرین چلائی۔ وال پیپر پر موجود سیاہ سفید تصویر میں 2 لوگ تھے، اینک لگائے مسکراتا ہوا مرد اور اس کے جانب ہنس کر دیکھتی عورت۔ سارہ کو یکدم تحفظ کا احساس ہوا، لب اور نظریں سپاٹ رہیں۔ یہ 1.5 سال پرانی تصویر ان کے خاندان میں ہوئی کسی شادی کی تھی۔ ایسے منہ پھلا کر بیٹھو گے تو لوگ تاز امی سے شکایت کریں گے۔ گہرے نیلے ویلویٹ کی فراک میں ملبوس عورت آواز پر ٹھٹکی۔ شامیانے میں بجتے پختون گانوں کے بیچ اسے آواز پہنچانے میں دیر نہ لگی۔ لوگ میرے لیے لوگ ہی رہیں گے، میں ان میں رشتے تلاش نہیں کرتی جو ان سے شکایت کی پرواہ ہو۔ لہجہ بظاہر سنجیدہ تھا مگر آنکھوں میں اب کے ایک کھنک تھی۔ اتنا زہر ہے تمہیں پھر بھی مجھے شہد کیوں لگتی ہو؟
इतनी सी देर थी और वो जहर की सनग्लाख माना होकर मॉम की घड़ियां बन गई। मुस्कुराहट जब्त करने के बावजूद जूं ही रुबैद ने बाजू का हाला उसकी कुर्सी पर फैलाया, सारा हंसे बिना न रह सकी। उसे देखते मुस्कुराता हुआ मर्द अब अपनी मेहनत से मसरूर हुआ। उसके पासवर्ड लगाने की देर थी, ख्यालात खुद ही झट से हवा हुए। व्हाट्सएप खोलते हुए उसने पिनशुदा चैट के लिए अंगूठा बढ़ाया था जब कोहनी पर किसी का लम्स महसूस हुआ। बेइख्तियार अपने बाएं जानिब देखा, जहाँ एक पिस्ता कद मगर सेहतमंद लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। रिपोर्टर हो या जर्नलिस्ट? लड़की के सवाल पर उसने नजरें दोबारा खोले ऐप पर फेर ली। फार्मासिस्ट? मध्यम सा जवाब। उसके बारीक आवाज में हम वक्त पकती रहती थी। नाम क्या है? गर्दन में झूलते कार्ड को आगे क्या तवज्जो स्क्रीन पर ही रखी। साथ वाले अंदाज पर उकताई और नखवत से अगला सवाल तर्क कर दिया। सारा ने हाथ गिराते रुबैद के आगे डले सुर्ख दिल नामी चैट खोली और उंगलियों को तेजी से हरकत दी। मैं तुम्हारे बुलाने पर सिटी होटल पहुंच चुकी हूँ, तुम कहाँ हो? यहाँ सफरी कैद के पट खुले, वहां सिग्नल आए और चंद ही घड़ियों में सिलसिला कलाम के किनारे 2 टिक के निशान वाजे हुए, यानी पैगाम दूसरी हस्ती को मौसूल हो चुका था। अब बस देख लेने की देर थी। चंद सानिया बाद लपचबाती जवाब का इंतजार बुखार बनकर सर चढ़ गया। जब उससे रहा ना गया तो उसने 28वीं कॉल मिलाई। बेल जाने लगी। मोबाइल की वजह से नन्ही बालियां कदरे जिल्द में बेबस हुई। कलाई में पहनी घड़ी देखते जब जवाब नदारत रहा तो सारा सब्र का घोट भर कर रह गई। कनपट्टी मसलते उसकी बंद आंखों के पार वो मंजर नुमाया हुआ जब उसने यहाँ आने का हल्फ उठाया था। सारा 2 दिन कबल किसी कारोबारी काम के बाद पेशावर में मौजूद थी जब उसे रुबैद जुजास का एक सतरी पैगाम मिला। 15 मई को सिटी होटल में हसल हमारे लिए दवाई का बाकायदा इफ्तिताह करेगा। मैं वहीं होऊंगा। तुम पेशावर से सीधा वहां आ जाना। मुझे कुछ दिनों की छुट्टी मिलेगी तो दोनों कश्मीर चलेंगे। इंतजाम मैंने कर लिया है। सारा पिछले 3 साल से अपने मियाँ को इस एहसास पर दिन रात मेहनत करते देख रही थी जो 8 साल से उसका खौफिया तजर्बा था। इसी काम के सिलसिले में वो 3 हफ्तों से घर भी नहीं आया था। इन 21 दिनों में कॉल तो दूर, मैसेज पर भी राब्ता रस्मन था। सारा सलमानी सुनहरी मौका कभी जाने ना देती। वैसे भी 8 माह पहले हुए सानिया के बाद से उसका घर से दिल उचाड़ हो चुका था। सुनो, तेजी से चलते गिरोह का रुख अपने मतलूबा कमरे की जानिब था जब उस लड़की ने दोबारा सारा को पुकारा। तुमने इंटरव्यू दिया था? सारा के सवालिया कशमकश नजरों पर लड़की की सांसें बराबर हुई। नहीं नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। खुशी से लड़की की बातें फैलकर लाल हुई। बेरोजगारी की खुशी दीदनी थी। बगैर वजाहत मांगे सारा बेरुखी से आगे बढ़ गई। वो यहाँ चाह से नहीं, चाहत के बुलावे पर आई थी जिसकी उसे पुकार सुननी थी। फिर इर्द गिर्द के लोग इजाफी थे। पीछे रह गई लड़की ने सारा को जेरे लब घमंडी के लकब से नवाजा। बालों को कंधों से दूर करते वो कमरे की जानिब पलट गई। भूरे और सुनहरे रंगों से सजी राहदारी खाली थी जब खद्दर के जोड़े में मलबूस 27 साला ने सियाह रंग का दरवाजा वाकिया। सारा एकदम उजाले से ख्वाबनाक और पुरतजस्सुस रोशनी में दाखिल हुई। सफेद और सुरमई सकफ व फर्श, अनगिनत अफराद, कैमरों की फ्लैशेस, सूटेड बूटेड अमरा और नफीस सासो सामान से भरा था। उन सब अशिया व अफराद का महविर एन मुकाबिल बना चबूतरा था। जहाँ एक जानी पोडियम डिवाइस था, वहाँ साथ ही कतार में सोफे मौजूद थे। उन पर बैठे अशखास का इल्म और रुतबा उनके चेहरों की झुर्रियों से आया था। हॉल में गहमा गहमी थी जिनमें सवालात कसीर थे और उसलत बेकाबू। वो सब यहाँ एक मकसद के लिए जमा थे। शान बेनियाजी से चलती औरत के दिल की डगमग कैफियत मजहूल थी जब उसकी समाज से कुछ आवाजें टकराई। तुम्हें क्या लगता है एचएस के फार्मास्यूटिकल्स के दावे सच्चे हैं? कैमरा उठाए लड़के ने किताब के सफा पलटते लड़की से पूछा था। आखिरी से अगली कतार में बैठते सारा के उनकी जानी पुष्ट थी। इस मुल्क में बिकती किस शय का दावा सच्चा है? 3-4 लोगों का वो गिरोह किसी जामा का तुलबा लगे। किताब को कोने में दबाते लड़के ने बाद में इजाफा किया। 5 दिन में रंग गोरा करने वाली क्रीमों के दावे कभी सच्चे हुए हैं? 99% जरासीम मारने वाले साबुन सच कहते हैं? सरफ के वक्फों में दिखाए गए सफेद कपड़े क्या पहली धुलाई पर वैसे धुलते हैं? लड़की के उखड़े हुए जवाब पर साथ बैठा दूसरा तालिबे इल्म बोला, अच्छे से अच्छा साबुन भी सिर्फ 99 अशिया 9 जरासीम मारता है। फिर ये अपने प्रोडक्ट की 100% गवाही कैसे दे सकते हैं? हम एचएस के फार्मा की बात कर रहे हैं। उनके प्रोडक्ट हमेशा 100% यकीनी होते हैं। उनकी गुफ्तगू में मुखल होते सारा से कुछ दूर बैठे मर्द ने कहा, मैं खुद एक अरसे से अपनी एक्जिमा के लिए उनकी बनाई दवा लगा रही हूँ और मेरी खारिश को अब बे इंतहा आराम है। वो गालिबन कोई सहाफी थी जिसने तलबा के साथ बैठते
बाखुशी इतला दी। बाकी प्रोडक्ट अच्छे होंगे मगर प्रोजेक्ट नूर हयात मुझे निहायत ही फजूल लगा है। कोहनी से किताब निकालते लड़की का अंदाज हर धर्म था। मुल्क के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। 3 सालों में प्रोजेक्ट नूर हयात के जरिए निकलने वाले छोटे मोटे प्रोडक्ट पर लाखों लोगों का एतबार है। सब एक साथ तो झूठ नहीं बोल सकते। कैमरे वाला लड़का शायद HSK का शहदाई था। वो इसलिए क्योंकि आज से कबल किसी ने इस मुल्क में ऐसा बोल्ड स्टेप नहीं उठाया। सब अपनी अकल और शौर को बेचकर एक चलती फिरती रेलगाड़ी की बोगी बनने में लगे हैं। वो लड़की पे इंतहा उकताई हुई थी। उसका ये अंदाज ही था जो सारा जैसी बेनियाज को भी मुतवज्जा कर गया। गाड़ी का नाजिम अगर हजल सामियान ना होता तो बोगी की कुर्सियों पर धूल पड़ जाती मगर मुसाफिर न बैठते। ये जुमला उनके कतार के किनारे पर मौजूद एक ज़ईफ मर्द का था। गुफ्तगू के तमाम शरीक एक दूसरे से नजरें चुराते बगले झांकने लगे सिवाय एक तालिबे इल्म के। वो शायद मजीद जर करती जो अगर हॉल की कमरे की बत्तियां एकदम न बुझती। सुरमई नीलगो से अंधेरे में चमकोइयां बंद हुई और सरगोशियों ने हदबंदी तोड़ी जब पोडियम के पार कोई नमूदार हुआ। वही जिसके मुतालिक मशहूर था कि उसकी आंखों के असल तासुर से शायद उसके करामन कातबीन भी वाकिफ नहीं। वो रहबर होगा तो बोगी की कुर्सियां बिकेंगी। वो सवारी से उतरेगा तो तलकीद में मुसाफिरीन भी पीछे न रहेंगे। बिस्मिल्लाह। सहाफियों के पैदल पे अंदाज मध्यम हुए। कैमरे की चमक ने समात और बसीरत धुंधला दी। मेहमान खुसूसी मुस्कुराए और इस सब में कायदे आजम हजल सामियान हल्की गंदमी शलवार कमीज और नीली अजरक में मलबूस सीने पर हाथ रखे मुस्कुराया। भूरे चश्मों के पार अपनी मुस्तकबिल के सल्तनत और हालिया बिसात को देखते वो बेपरवाही से तस्वीर खिंचवा रहा था। बिस्मिल्लाह मेरे सराय के बहन भाई के लिए था। आप सबको वेलकम, बखेर, अगले और आखिर में खुश आमदीद। मेरे बुलाने पर आप लोग कभी अजलास में तो आए नहीं लेकिन यहाँ आने का शुक्रिया। उसका वाज़े तंज हॉल में जगह जगह चील की मानिंद फैले साफियों के लिए था जो उस शिकवा पर कैमरों के पीछे छुप गए। मुझे नहीं मालूम था कि हसल सामियान सराय की है। नौजवानों का एक नुमाया गिरोह वहां उस मर्द की एक झलक देखने के लिए हाजिर था। इसी में से एक लड़की ने दूसरे के कान में कहा। जवाबन सुनने वाली हक्का बक्का रह गई। फिर तो तुम्हें यह भी मालूम नहीं होगा कि हजल सर की अम्मी अफगानी हैं और वालिद सराय की हैं। अपनी दोस्त की इतला पर वो लड़की लाजवाब हुई। वो कैसी गर्विदा थी जो ऐसी बुनियादी मालूमात से ही वाकिफ ना थी। यहाँ जमा नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद को देखकर मुझे दिल से खुशी हुई है। मुझे मालूम था कोई आए ना आए मेरे खाकीन जरूर आएंगे। खाकीन हजल सामियान को चाहने वाले जिनमें 90% तो टीन एज और नौजवान थे। पोडियम पर कोहनियां जमाए वो मजमा को देखता रहा जबकि पीछे मौजूद दीवार पर जल्दी हरूफ का साया सा बना था। नूर हयात फार्मा आ प्रोजेक्ट बाय HSK। बाकियों का तो मालूम नहीं मगर कम अज कम सारा को वो मर्द खुद का गर्विदा न बना सका। चबूतरे पर एक दो रस्मी नजरें डालने के बाद वो एकदम जैसे उस फराइज से भी आजाद हो गई। तिकोनी सिरे की एक पुकार सारा के वजूद को मुट्ठी में भीज गई। हाथ में थामा हुआ फोन एकदम मनोवर हुआ। रुबैद और उसके चेहरे पर झलकती हुई नोटिफिकेशन के आगे कायनात की हरकत सिमटकर सारा बिनते सलमान के कदमों तले ठहर गई। मादे में तितलियों ने रक्स के इब्तदाई की। 7 साल हो चुके थे शादी को मगर आज भी वो 20 साल सारा और 26 साल रुबैद थे। महफिल आगे बढ़ चुकी थी मगर वो वहीं ठहरे रही। रुबैद जज्जाज की जानिब से मौसूल हुए पैगाम को झटपट खोलते मध्यम रंग की बत्ती तले उसकी सांस बेध्यानी में ठहरी। मुझे हरिपुर की फैक्ट्री पहुंचने का ऑर्डर आया है, तुम चली जाओ। उनकी सांस बहाल हुई और अपने साथ उम्मीद को भी आजाद कर गई। हैरान कुन वो वजह नहीं अल्फाज का चुनाव था। सारा ने बेखुद सा होते हुए अपनी और रुबैद की माँ बहन होती साफ का चेट खंगाली। वो तो लंबे तफसीली पैगाम करने का आदी था फिर ये लिया दिया सा रवैया किस बुनियाद पर था। शायद मसरूफ होगा। मकरोती उंगलियों ने स्क्रीन पर जंबिश तर्क की। यकीनन मसरूफ होगा। कम अज कम वो इस जिंदगी में तो रुबैद जज्जाज को मुरीदे इल्जाम नहीं ठहरा सकती। वो ऐसे मौके देता भी कब था। सारा सलमान अपनी उंगलियों पर उसकी खताई गिनती तो शिकवे खत्म हो जाते मगर उंगलियां इस्तेमाल में न आती। उसके खैर आफियत और अपनी हामी से भरा पैगाम लिखते माहिर अद्वयात के जहन में बस एक ही उलझन थी। क्या इन दुश्वारियों को कभी जवाल नहीं आएगा। शेरवान जिला एबटाबाद। कोहे हिमालय के शुमाल में मौजूद ये सरसब्ज वादी एबटाबाद से कुछ आगे थी। सनोबर के ऊंचे नीचे दरख्त और फौजी दरसगाहों से दूर ये नर्म मगर यकसा कस्बा
बल खाती सड़क से जा मिलता था। इस वक्त पानी के नम बखराट से सजाया गया इलाका मरकजी शहर के खुले घरों और बेहंगम बाजारों के एन मजाक था। पहाड़ की चोटी से देखो तो महज सब्जे के पीछे छिपे अनफरादी घर देखेंगे। इन्हीं मकानों में से एक वो 3 कनाल की हवेली थी। सफेद मीनारों और ऊंची जालियों से घिरी वो गोया बहश्त से आई थी। वसी रकबे पर मौजूद तन्हा वादी उसकी पुष्ट पर थी, जबकि मजबूत पत्थरों की बनी हुई चढ़ाई उसकी जालीदार चौखट तक जाती थी। तकब्बुर से खड़ा मोर महल कुछ ऐसे ऊंचाई पर था जैसे वादी के बाकी बासियों से नजरें मिलाने पर भी मुनक्किर हो। बरतानवी राज के अहद हुकूमत में खड़ी इस इमारत के नक्श व निगार किसी विरसा से कम न थे। चिप से पका हुआ जर्द गुलाबी फर्श जो एक तवील सहन के बाद घर के रकबे से जा मिलता था, इस वक्त वहां सहन में खून और पहाड़ी बकरे की खाल समेत गोश्त के बर्तन भरे रखे थे। 3-4 मर्द बोटियां साफ करते मकामी बोली में गुफ्तगू करते टोके और छोरे की आवाजों से बेपरवाह थे। सहन में एक जानिब खड़ा सब्ज हिलते पर्दों वाला मेहमान खाना कुछ देर कबल हुई कुर्बानी का ऐन गवाह था। 3 मंजिला मोर महल के पीछे सहन में नजर डालो, जहां इस वक्त देगों पर पानी चढ़ा था और टाट के कपड़ों पर खुश्क मसाले बिखरे थे। एक जानिब सुर्ख मिर्चें सुखड़कर बेजान हो चुकी थीं, जबकि कुछ ही फासले पर 2-3 बर्तनों में हल्दी की लवी सूखने के लिए सजी थी। ये मोर महल की रिवायत थी और हर 2-2.5 हफ्ते बाद मुलाजमीन की शामत। तुम्हारी नजरें गिर रही हैं शमा बेगम, हाथों से सिलवट्टे में मौजूद मिर्चें हिलाते। यह नपातुला लहजा मोर महल के मालकिन का था। दालान में लगे झूले पर बैठे उमर रसीदा औरत ने सर उठाया। उनके नजदीक बैठी अधेड़ उम्र मुलाजमा का सांस खुश्क हुआ। इधर आओ सादिया, बताओ अपनी चाची को कि इसे किस चश्मे की जरूरत है। हाकमा के इशारे पर बावर्ची खाने से सादिया जिनकी मानिंद हाजिर हुई। उसकी चाची को ठंडे पसीने आए, जबकि उसने चक्की पर झुकते खता तलाश की। चाची, तुमने मिर्ची पीसने से पहले क्या उनका सिर नहीं जुदा किया था? शमा बेगम ने कांपते हाथ आपस में मिलाए। झोले पर नीम दराज मालकिन गद्दी पर कोहनी जमाए अब तस्बीह के दाने गिराने लगी। मिर्चों की तेज महक से ज्यादा तो खातून की निगाहों में लावा था। वो कुछ पूछ रही है शमा बेगम। मीनार पर बैठे हुए परिंदे, दालान के आगे मुलाजमीन और गोश्त से भरा बर्तन लेकर खड़ा हुआ लड़का, सब खरंदा खावर के अगले कदम के मुंतजर थे। शमा बेगम ने हौले से गर्दन गिरा दी। अपनी चची के आगे चक्की रखो और जब तक वो सारे मसालों को टहनियों से साफ नहीं कर लेती, चौकी से उठेंगी नहीं। इकरार में गिरी उसकी गर्दन को खरसिंदा के अल्फाज की तलवार की सरब ने हलाक कर दिया। सादिया ने शमा को देखा। वो रेशे की मरीजा थी। उस 2-3 किलो की पिसी हुई सुर्ख मिर्चों में से बाल जितनी टहनियां तलाश करते करते वो शायद कामयाब तो हो जाए, मगर फिर उसके हाथ का क्या होगा? इस सोच ने ही उस पर कपकपी तारी कर दी। चक्की तुम आगे करोगी या मैं? खरसिंदा ने सर उठाते मुलाजमा को देखा। स्याह चादर में लिपटी लड़की हड़बड़ाते काम पर लग गई। तमाशबीन में से किसी एक ने भी आवाज न उठाई। जानते थे उठाएंगे तो ये सजा उनके हिस्से में आएगी। गौस अली, ढलते पिस्ता रंग की चादर से सर ढके खरसंदा खावर ने गोश्त की टोकरियां दालान के किनारे पर जमाते लड़के को आवाज दी। जी बीबी जान। लड़का वहीं खड़ा रहा। मर्द मुलाजमीन की हदूद काफी तंग थी। लाला से हाथ फिरवा दिया था। बेनियाजी से होते काम काज को देखती वो पुरुष से दूर खड़े हुए खुशशक्ल नौजवान से हम कलाम थी। जी बीबी जान, सुबह उनके निकलते वक्त ही चारों बकरों पर फिरवा दिया था। गौस अली का लहजा मौतिब और नजरें झुकी हुई थी। आज मोर महल की तारीख का अहम तरीन दिन था। खरसिंदा खावर का नवासा मुल्क की किस्मत बदलने निकला था। सुब अल सादिक से खुद समेत मुलाजमीन की फौज को जगाए हर चीज उसकी निगरानी में तैयार हुई। उसका नवासा निकलते वक्त सदके के बकरों पर हाथ फेर गया था। कुछ का गोश्त पक रहा था और कुछ का पकने के लिए मुंतजर था। यह गोश्त के टोकरे उठाओ सादिया और अंदर बावर्ची खाने में ले जाओ। गौस अली को हाथ के इशारे से तकलीफ करते हुए खरसिंदा की पुरखाश निगाहें अपने कदमों के नजदीक बैठी शमा पर थी। मुझ पर बुढ़ापा उतर आया है शमा बेगम, मेरी सहनत पर नहीं। तुम्हारी चोरी में बंद आंखों से भी पकड़ लूं। पश्तून लबो लहजे में उर्दू बोलती उस औरत का अंदाज बोर्दबाद और वजूद में ठहराव था। फिजा में घुलते गोश्त समेत लहसुन प्याज की महक फैली थी। सफेद और सियाह दानों वाली तस्बीह के मोती एक एक करके अपने सफेद पर्वों से छूते खरसिंदा के गुलाबी होठ सेरे लपड़ते थे। झूले की पुष्ट पर बनी चौखट से झांको तो पुष्ट
दीवारों का बावर्ची खाना संगे मरमर से बना था। लोहे की डेगों पर ढक्कन धरे थे, जबकि एक जानिब कुछ लड़कियां सब्जियां काटने में और कुछ आटा गूंदने में जुटी हुई थी। दुनिया की जदीदियत में भी खरसिंदा खावर ने रिवायत कायम रखी थी। सादिया, अगर गोश्त गल चुका है तो किस वही के इंतजार में हो? इधर से आकर मसाले लेकर जाओ और डालो अंदर। अपने नजदीक मौजूद आम के मर्तबान और गाजर के अचारों के ढक्कन खोलती वो उनका जायका चखने लगी। चंद सानियों बाद लड़की ने बाहर आते एक बर्तन में कूटे हुए मसाले डाले। जो ताज़ा गोश्त आया है उसे स्लेब तले रखकर आगे से जालीदार पर्दा गिरा देना। पुलाव और सालन से फारिग होकर उसका कीमा बनवाना। बावर्ची खाने को पलटते उसके कदम जामिद रह गए। बेचैनी से फैलती निगाहें लिए सादिया ने स्लेब तले देखा। यह घबराई हुई कैफियत सिर्फ उसी की ही नहीं, बल्कि संगे मरमर के खानों में छुपकर बैठे हुए वजूद की भी थी। नारियल के बिस्किट के कुछ टुकड़े फरबासी लड़की के गालों पर मौजूद थे। सादिया, नाम की पुकार पर वो तेजी से जागी। जी बीबी जान करते अंदर आई और फिर इमदादी नजरों से लड़की को देखा। बावर्ची खाने में मौजूद दीगर लड़कियों ने इशारे किनारे में आगे का मंजर खींचा। चौड़ी सी लड़की समेत वहां गोश्त पर लदी हुई 2 परात रखना नामुमकिन था। लबों में बिस्कुट दबाए वो जिस खामोशी से यहाँ छुपकर बैठी थी, वैसे ही शराफत से बाहर निकली जब मुंह का बिस्कुट बाद में, मगर हलक से सांस पहले जुदा हुआ। आस्तीकी से झूला झूलते खरसिंदा गर्दन फेरे अरजानदार के वजूद को देख चुकी थी। सादिया के टांगों के नजदीक बैठी उसकी हालत ऐसे बच्चे की थी जिसे माँ ने काले पानी की सजा सुनाते खाने से दूर क्या हो, और वो वही सजा तोड़ता खाने के बर्तनों में डूब मरे। बगैर रागले बीबी जान, ऐसे बोलने में लबों में दबा बिस्किट गोद में आ गिरा। अरजान की बची कुची इज्जत भी बीच बाजार में नीलाम हुई। बगैर रागले मेरे बच्चे। अल्फाज खूबसूरत थे, मगर मोहब्बत की चाशनी के बजाय वहाँ अदम पसंदीदगी की चिंगारी थी। मिठास से ओद लेजा उसके लिए आम था, मगर गुस्सा से देखता अंदाज उसकी जान फना करता था। मुलाजमीन अब मुंह छुपाए हंसने लगे। सादिया ने शर्मिंदा सी होती आंखें मीच ली। शमा ने खरसिंदा को करार से देखा और इस सब के बीच मुस्लिम बनी लड़की अपनी नानी की निगाहों से बचते उसी खाने में घुसने की कोशिश करने लगी। सादिया, याद से एक एक देख वादे की मस्जिद में भी भिजवाना। मेरे नवासे का आज बड़ा दिन है, क्या मालूम किस मिस्कीन की दुआ लग जाए। एहसास की चाशनी से भरा जुमला कहते वो झीले से उतरी। अरजान ने उसे जूती तलाश करते देखा तो झट से बाहर आई। ये तेजी उसको पहले से ज्यादा भारी पड़ गई। ढीली ढाली सी कमीज में खुला पजामा पहने वो रात वाले हुलिये में थी। दुपट्टा गैर मौजूद और सियाह बाल फैले हुए। एक जानिब से अरसान बाहर निकली तो बाएं हाथ से गौस अली गोश्त से लदा बर्तन लेकर आता ठहर गया। अरसान ने उसे देखा हो या नहीं, मोर महल में सबने एक मालकिन को बगैर दुपट्टे के मुलाजिम के आगे आता देख लिया। अंदर जाएं। वो झुकी खुर्सिंदा को जूते पहना रही थी। जब वे इख्तियार सर उठाया, सबकी नजरें खुद पर महसूस करते वो उलझी, और जब वजह उलझन देखी, चेहरे की लाली शर्मिंदगी से मजीद सुर्ख हुई। गोश्त झुकी नजरें लिए वहां से निकल गया, जबकि अरजान में इतनी सकत न रही थी कि गर्दन उठाए। वो जानती थी कि यहाँ मुलाजमीन की हुदूद तंग थी। बीबी जान, दारा आपा। हाँपती हुई एक कम उम्र मुलाजमा बाहर आई। उसके गलत वक्त सही आमद ने अरजान को वहां से खिसकने का बहाना दिया। टीवी पर लाला आए हैं, सारे न्यूज चैनल पर उनकी बात है। नो उम्र मुलाजमा ने जोश व खरोश से इतला दी। अरजान, जो छुपने के बहाने कमरे में जाने लगी थी, उस खबर पर कान खड़े हुए थे। इससे कबल कोई और जाता वो भागते हुए बावर्ची से निकली। आप नहीं। अरजान ने पलट कर देखा। चौखट पर खड़ी सुरमई बाल और सब्ज आंखों वाली खरसिंदा लफ्जों का कम ही इस्तेमाल करती थी। इधर सादिया के साथ रहकर खाना बनाए। आसमान टूटकर सर पर गिरना क्या होता है, ये उस वक्त एहसास हुआ था। बीबी जान, मैं मुलाजमों के साथ? पहला सवाल खुद पर उंगली रखते और दूसरा अतराफ में फैलाते उसके रोशन आंखें कराहत से वाह हुई। करीब आते खरसिंदा ने उसके गाल थपथपाए। घरदारी नहीं सीखनी क्या? इस साल के आखिर में आपकी बारात आएगी तो क्या मोर महल के मुलाजमीन भी रुखसत होंगे? उसकी पेशानी चूमते वो नो उम्र मुलाजमा समेत बाहर निकल गई। संगमरमर की स्लैब से खड़ी लड़की अपनी समात में टीवी से निकलती हुई आवाजें बआसानी सुन सकती थी। अपने भाई की आवाज भला वो कैसे न पहचानती। दारा आपा। सादिया के बुलाने पर ही एकदम बिगड़ी। ताज्जुब की कैफियत से निकलते जज्बात तेज में बदले। घरदारी सीखती है मेरी जूती, मैं नहीं कुछ बना रही। आखिरी नौकरों की फौज क्या घर भरने के लिए है? गुस्से में ऊंचे ऊंचे बोलते उसने ये ध्यान भी रखा था
कहीं आवाज बाहर ना चली जाए। नखरा एक तरफ और नानी का डर भी उसी तरफ। धप से स्लैब पर चढ़कर बैठते सामने मौजूद कटी गाजर उठाई। सुनो, अब के वो बोली तो लहजा कुछ मिनमिनाया सा था। जब सारा पक जाए तो मुझे बता देना, मैं हंडिया में डोई चला दूंगी। एहसान जताने के अंदाज में कहते उसने मुट्ठी भर बादाम उठाए। दांत पीसते सादिया जी अच्छा कहते रह गई। ऐसा पकाऊंगी कि मोहतरमा जब अपना नाम लगाएंगी तब घर वाले बर्तन मुंह पर मारेंगे। आई बड़ी मैं पकाऊं। दिल ही दिल में आरजानदार की नकल उतारते वो कलस कर रह गई। बावर्ची से दूर ऊंची दीवार वाले कमरे में सब्ज और सफेद सामान मौजूद था। वसी टीवी स्क्रीन को देखते खरसिंदा भरपूर मुस्कुराई। ऐसी मुस्कान उन दीवारों ने बस दो चेहरे के लिए देखी थी, एक उसका बड़ा नवासा हजल सामियान और दूसरी उस नवासे की माँ शाहजेना जलील। टीवी की चमकदार स्क्रीन पर झांको तो वहां होटल सिटी का वही हॉल था जहां दवा की इफ्तार जारी थी। हाथ में माइक उठाए उसका नवासा अपने बाप की सकाफाती चादर पहने चबूतरे पर मौजूद एक नशिस्त पर बैठा था। मुझे इस इंडस्ट्री में आए 12 साल होने को हैं और क्या क्या नाम है जो मैंने खुद के लिए नहीं सुने। उनमें से सबसे कसीर तादाद से लिया जाने वाला लकब था नेपो बेबी। मेरे बाप ने एक बनी बनाई कंपनी विरसे में मेरे लिए छोड़ी और मेरी माँ पीटीवी की एक दूर की मशहूर अदाकारा थी। ये बात हम फरामोश कर देते हैं कि उनको मरे हुए तकरीबन 23 साल होने को हैं और इतने सालों बाद शायद ही मैं अपने मरहूम माँ बाप का नाम अपने वक्त के लिए इस्तेमाल कर लूं। इस शिखर पर माहौल जैसे सोगवार हुआ था। जलती बुझती फ्लैश और सोफे पर बैठे मर्द को अपने हिसार में लाने वाले वाहिद रोशनी के बीच वो यतीम मुस्कुराया। मेरे बाप की छोड़ी गई कंपनी 10 साल घाटे में रही। उसके खस्ता इंजन में तेल डालकर चाबी देने से लेकर उसका हर जंग आलूद पुर्जा बदलने तक ये काम मैंने तन्हा किया है। हसल के दाएं जानिब कुछ अफराद मौजूद थे। सबसे आखिर में बैठे औरत का चेहरा ये सुनते एकदम तब्दील हुआ। बिजली के रफ्तार से गर्दन फेरते हासरा जलील बस उसे देख कर रह गई। नजरों से बेनियाज वो बोलता गया, और इस तन्हा सफर को बदलने का वक्त आ चुका है। अपनी असरक संभालते हसल खड़ा हुआ। सांवली रंगत मनोवर थी, बेदाग जिल्द पर रोशनी थी और मुकम्मल सीध में सजे हुए दांत चमकते थे। वो आदमी सर से पैर तक कामिलियत था। HSK के कदम और मिलावट के इस दौर में खलासत नूर हयात की जानिब से रीजेनिक्स एंड एंटी एजिंग मेडिसिन पाकिस्तान में पहली मर्तबा। पोडियम की लकड़ियां गिराई गईं। रोशनी का हाला इस मुख्तसर से मेज पर आ ठहरा जहाँ एक नन्ही सी डिबिया पर नीला और सब्ज कागज चढ़ा था। गोल घूमती शीशे की इस डब्बी को बगौर देखो तो छोटे कैप्सूल से भरी थी। कागज के जली हुर्फ पर उसका नाम दर्ज था, रीजेनिक्स। हॉल में चंद सानियों का सन्नाटा छाया और फिर अगले ही लम्हे जैसे आवाम में जुनून से भर गया। कहीं धड़ाधड़ तस्वीर और वीडियो उतारते लोग तालियां पीटते लगे तो कहीं लोग बुलंद आवाज में सर हिलाने लगे। किसी ने नासमझी से एक दूसरे को देखा तो किसी ने उस दवा की रसाई चाहकर बस अपनी महरूमियां मिटाना चाहिए। एक चमक हसल सामियान के चेहरे पर थी और एक सरवर खरसिंदा खावर की झुर्रियों में। मोर महल के दूसरी मंजिल पर मुख्तसरन ही निगाह डालो तो बाढ़ से लगकर खड़ी एक पक्की उम्र की औरत दांत पीसते तिलमिला रही थी। ऊनी पाजामे शर्ट में नैना खावर के सुर्ख तयशुदा बाल चेहरे पर दिखती झुर्रियों से बिल्कुल मदसात थे। अधेड़ उम्र औरत के बस में ना था इसी शब ख्वाबी के होलिये में नीचे जाए और शीशे का गुलदान मारते उस टीवी को नेस्ट कर दे। कभी तो मेरी बेबसी का भी जवाल आएगा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऊपर नीचे एस्केलेटर एस्केलेटर और सीढ़ियों के बीच लोगों का ऐसा हुजूम था जैसे शहर इस्लामाबाद यहीं बसने आया हो। हुजूम तरह तरह के मुसाफिरों पर मुश्तमिल था। कुछ बैरून मुल्क जा रहे थे, कुछ अंदरून मुल्क में थे और फिर कुछ इस जैसे थे जिनकी गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापसी थी। गाड़ी खड़ी है। पाँव में लोफर्स पहने और आंखों को सिया चश्मे से छुपाए वो 2 हफ्ते बाद पेरिस से लौटी थी। जी डॉक्टर जी। अटैची केस और एक बस्ता घसीटते मुलाजमा जहाँ उसके तेज कदमों से हाँप रही थी वहीं उसकी सख्त दिली पर अंदर ही अंदर कलस कर रह गई। क्या था जो मारे मरोवत के कुछ सामान संभाल ले। अगर खानदानी वफादारी का मामला ना होता तो वो कब का ये मुलाजमत छोड़ देती। सुरमई शर्ट, सिया ट्राउजर, बालों की ढीली चोटी पर पहनी पीकेप में वो अपने मुनासिब वजन मगर पिस्ता कद को छुपाई थी और शायद छुपाना बनता भी था। नक्सक से डॉक्टर मरजान शहीर का अगर ये हुलिया कोई मरीज देख लेता तो शायद उसी पर ही कोई मर्ज तशखीस कर देता। सीध में चलती औरत का कद उसके कदम के बरक्स था।
बिना रुके या सांस लिए वो कदम जमीन पर धरती थी और वार दिल पर होते थे। रास्ते में जो भीड़ भी आती, मरजान दाएं बाएं हुए बिना उनको चीरते हुए चलती जाती। सांवले चेहरे और उस पर चमकती सोने की नथ वाली औरत के तासुरात होते भी कुछ यूं थे कि ना हटे तो गिरा कर जाऊंगी। मसनूई बत्तियों और फिजा से निकलते हुए चिलचिलाती धूप में आई मई के दरमियानी आयाम में इस्लामाबाद शहर इस वक्त कुछ कम पक रहा था। वो गर्म इलाकों के बासी थी, इस गर्मी को तो वो सर्दियों में गर्दानते थे। डॉक्टर मरजान के निकलते ही दूर मौजूद एक गाड़ी चौकस हुई। कुशादा रास्ते पर एक सिया लैंड क्रूज उसकी सिमत बढ़ी। यहाँ मरजान के कदम ठहरे, वहीं गाड़ी का दरवाजा खुला और थप से अंदर बैठते उसने पी कैप उतारी। उसके हर अदा जैसे तयशुदा थी। शीशे चढ़ाओ। अगले निशिष्ट पर मौजूद ड्राइवर ने फौरन हुक्म की बजावारी की। मुलाजमा अब सामान रखवाते डिक्की की तरफ से ही बैठी। हाकमों के साथ बैठने वाली उसकी तरबियत न हुई थी। मरजान शहर का जाती गार्ड आकर अगले निशिष्ट पर बैठा तो सिया गाड़ी सड़क पर उतारी गई। क्लिनिक चलो गफूर। निशिष्ट पर सर गिराए मरजान आंखें मूंद लेट गई थी। गफूर नामी ड्राइवर ने जी हुजूर में सर हिलाया। मरजान के शाना बशाना खामोश बैठी उसकी असिस्टेंट हुदा एकदम बोली, मैम आपको वापस आए अभी 1 घंटा भी मुकम्मल नहीं हुआ और अभी से क्लिनिक जा रही हैं। मेरे मशवरे के मुताबिक आपको आराम करना चाहिए। वहाँ भी तो आप ऑनलाइन मरीज देखती रही हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें वरना यूँ आप थक जाएंगी। खुदा का मुखलिस रवैये में कहीं भी चापलूसी ना थी। तुम्हें छुट्टी चाहिए तो कह दो, मैं तुम्हें नौकरी से फारिग कर देती हूँ। मरजान के मकाने के अंदाज पर हुदा की रंगत सिया हुई। उसकी बॉस दिल की नरम जरूर थी मगर दिमाग की नहीं। मेरे जितने भी सेशंस की ताखिर हुई है सबको रिशेड्यूल कर दिया। कुछ लम्हात की खामोशी के बाद मरजान ने पूछा, आंखें अभी भी बंद किए वो नीम दराज थी। यस मैम, लेकिन आज के लिए कोई सेशन नहीं। आप कहती हैं तो मैं अरेंज करवा लूँ। कहते साथ वो अब टैबलेट निकाले मरजान को उसका शेड्यूल दिखाने लगी। नो नीड, न्यूज़ लगाओ। टैबलेट पर चलती हुदा की उंगलियों की नियत बदली। मरजान गर्दन फेरे बाहर की दुनिया देखने लगी। चेहरा हर जज्बा और ख्याल से पाक था। HSK की मेडिसिन लॉन्च लगाऊं? मातहत ने एक मर्तबा फिर से सर हिलाया। बीबी सरदार। गाड़ी में मौजूद हर फर्द चौकन्ना हुआ। ये आवाज़ मरजान की जाती मुहाफिज की थी। हमान नामी वो हिंदू शाजो नादिर ही मुंह खोलता था। सफ़ेद फूलदार पाजामा जैसा अमूमन बलोची मर्द पहनते हैं, उस पर कमीज के कफ बाजू तक मोड़े। उसकी तमाम तर तवज्जो अपनी मालकिन पर थी। हमान का सर बालों से खाली था। कलाई पर रंग बिरंगे धागे थे और तन पर शीशे की काम वाली वेस्ट थी। बीबी तो सरदारे इलाका आ कदिरोए चे मजनीन सरदार अगलोआ तक ते गोहार ई अरोस गबधाल। उसके बाद काटते अपना लहजा हद दर्जा बेनियाज रखा। खुदा के सिवा सब उन जुमलों का लबो लहजा समझ गए। पिछले 7 साल में HSK फार्मा आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरा है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका में भी हमारी दवाइयाँ कसरत से फरोख्त की जाती हैं। नूर हयात तंजीम का मकसद ही दुनिया में खालिसपन की वापसी है। मैं दावे से कह सकता हूँ इस दवा के इस्तेमाल से बोटॉक्स और दीगर प्रोसीजर्स आने वाले सालों में अपना नाम गंवा बैठेंगे। मर्दाना आवाज़ मरजान को मध्यम से बुलंद होती सुनाई दी। वो मानूस सी आवाज़ नरम थी जैसे बाद सबा की पहली पुकार हो या किसी पुरसकून सुबह का मध्यम सहर। प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। मुल्क के काफ़ी नामवर चैनल पर सिर्फ एक चेहरा, एक ही नाम और एक ही मंजर छाया हुआ था। टैबलेट अपने हाथ में लेती माहिर सहन हजल सामियान को सिटी होटल के हॉल में देख रही थी। नीलगो रोशनी में खड़े उस मर्द ने शीशी हाथ में उठा रखी थी। उसकी पुष्ट पर प्रोजेक्टर की मदद से बनती तस्वीर वक्फे वक्फे से बदलती रही। उन्हीं तस्वीरों पर हजल का साया ज़्यादा नुमाया था। पिछले 3 साल से नूर हयात की छतरी तले रीजेनिक्स एक ख्वाब सा था। इसको दुनिया में लाते वक्त एक डर सा था, झिझक थी कि क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या शाबदाबाजी होगी। अगर नाकाम हो गया तो क्या सब एक अच्छी कोशिश की थपकी देते हुए भूल जाएंगे, या उम्र भर के लिए हमारी कंपनी पर नाकामी का धब्बा रह जाएगा। नौजवानों का गोल, साफियों का मजमा और अमरा तबीब के बाअसर लोग मुतहिर से उसके सामईन थे। कुछ लोग पैदा ही शोहरत के लिए होते हैं। शाहजीना और सामियान का बेटा उनमें से एक था। जब हमने साल पहले महज इसकी एक झलक दिखाई थी तो आवाम 2 गिरोह में बट गई थी, एक जो मुंतजिर थी और एक जो मुनकिर। इंतजार वालों ने कहाँ कहाँ शोर नहीं मचाया, कैसे कैसे ट्रेंड नहीं चलाए, किस मकाम और किस प्लेटफॉर्म से हम पर जोर नहीं डाला। ऐसे ही जो हमारे मुखालिफ भी थे, उन्होंने कितना शोर ही क्यों ना मचाया,
कैसे ही ट्रेंड क्यों ना निकाले और हर मकाम हर प्लेटफॉर्म के जरिए हमें बतेरा रोकना चाहा। हम अपने मुहावजीन और मुखालफिन दोनों के शुक्रगुजार हैं। मजमा की आंखों में आंखें गाड़े जैसे वो अपने साथियों और साजिशियों को पहचान रहा था। एक ने हमें बनाया है तो दूसरे ने हमें बने रहने का सहारा दिया है। HSK आप सबका ममनू है। हॉल कमरे में तालियों का शोर बुलंद हुआ, हथेलियों के पीटने का शोर और फिर कुछ मंचलों की बस्ती सीटियों पर हजल ने दिल के मकाम पर हाथ रख के गर्दन को खम दिया। रेजेनिक्स बैन आला इकवामी और कौमी दोनों सतह पर मुआविन हैं। फिल वक्त आप सबके जहनों में बेबहा सवाल होंगे, उन सब में कुछ का जवाब देने के लिए ये चबूतरे पर सज धज कर बैठे दरमियानी और पक्की उम्र के लोगों की जानिब हाथ से इशारा किया। हमारे पैनल के माहिर और मुल्क के कुछ बेहतरीन रिसर्चर्स मौजूद हैं। ये मंसूबा सिर्फ HSK का नहीं, यह मंसूबा मुल्क की तरक्की का है। एकदम ही बत्तियां जला दी गई। हजल के गिर्द एक हाला बना उसे सबसे मुमताज बनाया था। चबूतरे पर बैठे 5 लोग जिनमें से एक औरत थी, तमाम अब मुस्कुराते सवालात के लिए गोशे तलब थे। क्या ये सच है कि ये दवा उम्र को घटाती है? दरमियान में से कोई तदोमंद सेहत वाले रिपोर्टर ने उठते अंग्रेजी में पूछा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बैरून मुल्क भी नश्र की जा रही थी। देखें, इस सवाल के पीछे एक मासी है। एश ग्रेड 2 पीस और आड़े बालों वाले एक मर्द ने माइक उठाते जवाब देने का फरीजा उठाया। सामने मौजूद मेज पर उस मर्द का नाम और रुतबा दर्ज था। डॉक्टर मोहम्मद अलवी, चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO HSK फार्मा। उम्र का बढ़ना फितरी है, उसे हम खत्म नहीं कर सकते, अलबत्ता घटा जरूर सकते हैं। रेजेनिक्स की ये 5 mg की गोली आपकी उम्र को घटने से रोकने में 100% हद तक कामयाब है। आपकी झुर्रियां जो अमूमन 40 के बाद आती हैं, 80 से पहले मसला ना बनेंगी। अपनी बारी के इंतजार में बाकी आकिल अब बेचैन लगे। अगर सब कुछ वही बोलेगा तो वो क्या यहाँ बत्ती सी दिखाने आए हैं? जिल्द ताखिर से लटकेगी, बालों में सफेदी न उतरेगी, चेहरे पर झाइयों का बिल्कुल निशान न होगा। मार्केट में बेशतर उम्र घटाने की अद्वियात मौजूद हैं। रेजेनिक्स और इनमें क्या फर्क है? साफी ने सवाल जारी रखे। वो सतह को जबान रखती है। हम बुनियाद को बुढ़ापे से दूर रखना चाहते हैं, न सिर्फ जाहिरी तौर पर, बल्कि रेजेनिक्स आपका बातिन भी कमजोर होने से रोकती है। ढलती उम्र में आते सेहत के मसाइल से हम सभी वाकिफ हैं, चाहे वो हड्डियों का दर्द हो, जोड़ों की कमजोरी या फिर किसी अज़ा का धीरे धीरे खत्म होना, जो कुदरती कुव्वते मदाफत की ज़ईफ़ी का मरहला है। हमारी दवा उसे मुतासिर करके सुस्त करती है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस दवा को खाकर हम ताउम्र जवान दिखेंगे? किसी पुरजोश साफी ने कहते बात काटी। बकिया अफराद तो मौका की तलाश में थे। इससे कबल के अलवी साहब कुछ कहते, उनके बगल में बैठे HSK के तहकीक और तजवीज़ R&D के सरबराह अबू ज़ैद जहेजू ने गला खंकार कर हाज़रीन जमात को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। जहाँ आप हज़ारों और लाखों रुपए लगाकर सुई और मकाने की तर्ज के जरिए जवानी बरकरार रखते हो, वहाँ मेरे मुताबिक ये दवा एक सहल और सस्ता इलाज है। हम में से कितने ही हैं जो सर्जरी जैसे लग्जरी का खर्चा उठा सकते हैं? कोई भी होशमंद इंसान मुसलसल दवा को खतरनाक इलाज पर फोकियत देगा? क्या इलाज दवा से बेहतर नहीं? माहौल सवालात से गर्म हुआ। जो कुछ लोग हिचकिचाहट का शिकार थे, वो भी अब बढ़ बढ़ कर बोलने लगे थे। आप सर्जरी एक मर्तबा करवा लेते हो और बात खत्म। अब तो कॉस्मेटिक साइंस इतनी जदीद हो चुकी है, ये प्लास्टिक सर्जरी के जेली असरात न होने के बराबर हैं। हम जवान दिखने वाले इन प्रोसीजर्स को खत्म भी करवा सकते हैं। नहीं पसंद आया तो हटा दो। दवा के असर को कैसे पीछे करेंगे? सिटी होटल के हॉल में बैठी सारा सलमान अपनी आंखों से लोगों का जोश और खौफ देख रही थी। लैंड क्रूज में मौजूद मरजान शहीर लब भीजे माहिरीन के जवाब परख रही थी। आखिर उसमें कितने अल्फाज हजल के थे और कितने उनकी जात के? मौर महल में बैठी खरसिंदा खावर को न इन सवालों की परवाह थी, न जवाबात से कुछ सरोकार था। वो तो उन आला निशिष्टों पर अपना नवासा ढूंढ रही थी। धीरज लोगो धीरज, ये सब बुढ़ापे को छूते लोग हैं। एक वक्त में इतने सवाल पर इनके सिस्टम की बर्बादी का खतरा है। खरसिंदा का नवासा, मरजान का रफीक और महफिल के मरकज ने मुदाखलत करते हाथ उठाए। उसके मजाई का खेस अंदाज पर जहाँ सब में दबी दबी हंसी गूंजी थी, वहीं मजाक के मौजू बने उन लोगों ने कुर्सी पर रुख बदला। कॉस्मेटिक के मुतालिक जितने भी शकुक व शुबहात हैं, उनको यहाँ महज एक ही हस्ती दूर कर सकती है। नीली अजरक उतर चुकी थी, अलबत्ता शफाफ चेहरे पर ऐनक अभी भी मौजूद थी। पूरी तकरीब में किसी ने हजल सामियान की आंखों का तासुर न पड़ा था। चलते चलते वो ऐन चबूतरे के कोने में आया और आखिरी निशिष्ट के पीछे हाथ जमाते उसने आवाज कहा,
डॉक्टर हाजरा जलील, द फाउंडर ऑफ नूर, चेयरवुमैन ऑफ SHK फार्मा, हयात डर्मालाइन, और इस सबसे बढ़कर मेरी माँ की जगह मेरी बड़ी खाला। हाजरा, जो अपने इब्तिदाई तारुफ पर फूले न समा रही थी, आखिर के अल्फाज पर मुस्कान फीकी हुई। आखिर को उनका ये भांजा हर बार अपनी मिल्कियत क्यों जताता था? ये आपके तमाम सवालात का जवाब देंगी। ब्लू ड्राई बाल, खूबसूरती से सवारे काफ्तान पहने वो औरत बावकार और बाशऊर लगती थी। लेकिन इससे पहले खाला के निशिस्त से दूर हटते हजर सामियान ने हाथ फिजा में बुलंद की और चुटकी बजाई। बत्तियां फिर से बंद हुई और इस मर्तबा हजर सामियान पर भी कोई दायरा न बना। सारा बिनते सलमान को न उस दवा में कोई दिलचस्पी थी और न वहां के अंधेरों की परवाह। गोद में धरे फोन को जलाते सारा बिना रुके पांव चलाने लगी। अगर रुबैद ने कह दिया था कि वो हरिपुर है और आ नहीं रहा, फिर वो यहाँ क्यों है? जिसकी आस में वो यहाँ आई थी वो खुद ही नहीं आ रहा था, तो अब वक्त को जाया करना बेकार था। एक्सक्यूज मी। आवाज से पहले सारा को अपने कंधे पर दस्तक महसूस हुई। गर्दन फेरी तो वही तुलबा मोबाइल की बत्ती जलाए सारा से मुखातिब थी। मैंने आपको कार्ड से देखा था, आप भी फार्मासिस्ट हैं। मेरा एक सवाल था। सारा खामोश रही। उसकी खामोशी को इकरार समझते लड़की ने बात जारी रखी। आपको क्या लगता है, असल सामियान जो दावे कर रहा है, क्या वो मुमकिन है? वो लड़की हिचकिचाई। शायद मुकाबिल औरत की खामोशी का रौब था या उसकी अपनी कम उम्र की झिझक। मैंने सुना नहीं वो क्या कह रहा है। दो टोक सा कहते उसने रुख फेर लिया। अपने पीछे उसे लड़की की दोस्तों की हंसी सुनाई दी। जिस मकसद के लिए अंधेरा फैलाया गया था, अब प्रोजेक्टर की रोशनी में वो वाज़ेह था। दीवार पर एक औरत की तस्वीर मौजूद थी। सुनहरी बाल और नीली आंखों वाली वो एशियाई तो हरगिज न थी। आप लोगों के सवाल बजा हैं और उन्हीं मालूमात में इजाफा के लिए सबूत से बेहतर कोई जवाब नहीं। आवाज तो हजल की थी, मगर वो खुद कहीं ना था। दीवार पर जमी वो तस्वीर चलने लगी और वीडियो का आगाज हुआ। बॉन्जोर में एमांडा वॉल्टर, एक 57 साल कैफे की मालिक। मेरा रेजेनिक से पहला तासुर। वो औरत अब HSK की कम और हजल के शान में कसीदे ज्यादा पढ़ने लगी। सारा ने ध्यान ना दिया। यहाँ से उठने का मौसम इरादा करते वो अब एक मर्तबा अपना सामान देखने लगी। भले से उसने कुछ इस्तेमाल ना किया हो, मगर खो जाने का वसवसा उसके दिल व दिमाग से कभी ना जाता था। वो औरत गई तो कोई कुवैती मर्द अपना कहानी ले आया। अल्फाज मुख्तलिफ, मगर वजह एक कि कैसे ये दवा उसकी जिंदगी में तब्दीलियां लाई। साथ उस दवा से पहले की अपनी तस्वीर और अब का हालिया चेहरा दिखाते और शायद नहीं यकीनन बेशतर के दिल राउंड कर चुके थे। मेरा एक सवाल है। हलक के बल चिल्लाते एक लड़की अपनी कुर्सी पर खड़ी हुई। उसके ऐसे करने पर प्रोजेक्टर की मंजर में खलल आया। सबकी महविरे निगाह वो 19-20 बरस की लड़की बन गई। वीडियो ठहरी, लोग थमे और रोशनी फैल गई। मंजिल के इस कमरे में गुप्त सन्नाटा फैला। न किसी के फ्लैश की ठक ठक थी और न कलम की तेजी। एक आवाज से जैसे तुमने सब कुछ रोका है, बड़ी जीदार लड़की हो। हजल की तारीफ पर वो झेप गई। ऐसा करो, इधर स्टेज पर आकर पूछो। सांसें थम गई और गर्दनें बेइख्तियार खड़ी हुई। कई लड़कियों ने उस पर हसद की निगाह डाली और कुछ पछता कर रह गई। सब जानती थी कि बहादुरी हजल सामियान की कमजोरी है। मैं आई कहकर स्टेज पर चढ़ती लड़की को हाथ थाम कर सहारा दिया और फिर अपने सोफे के हत्थे पर आकर टिक गया। टांग पर टांग जमाई और बाजू सीने पर बांधते महसूस सा वो शॉल में लिपटी हुई उस लड़की को देखने लगा। पूछे जो पूछना है मिस। माहा गुलजार। शॉल सरकते हुए फिसली तो माहा उसे संभालते हुए कदरे मुस्कुराई। ब्रेस वाली उसकी मुस्कान में भला की मासूमियत थी। क्या करती है माहा गुलजार? उसने मुस्कुराहट रोकते हुए दरियाफ्त किया। पढ़ाई MBBS कर रही हूँ, पहला साल है। फिर तो आप डॉक्टर माहा गुलजार हुई। उसकी काबिलियत पर मसरूर होते हुए कहा। माहा बेइख्तियार हंसी। चेहरे पर हाथ रखते वो अपने नाम जितनी ही पाकिज़ा थी। हजारों के मजमे के सामने वो उस लड़की से ऐसे बेतकल्लुफी बरत रहा था जैसे ये भीड़ जमा ही उसके दीद के लिए हुई है। क्या पूछना है डॉक्टर माहा गुलजार ने? हजल ने अपना माइक उसे थमाते हुए कहा। ये दवा कौन खा सकता है? मेरा मतलब किस उम्र में इसे खाया जा सकता है? क्या मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ? पैनल के पढ़े लिखे और कामयाब लोग उस लड़की को हैरत से देखकर रह गए। आखिर इस उम्र में उसे बुढ़ापे के मुतालिक क्या फिक्र थी? जहाँ वो सब ताजुब में थे, वहीं हजल के लबों की मुस्कान जुदा न हुई थी। अपनी कुर्सी पर आधी बैठी सारा को बिलाखिर इस मजलिस में किसी जवाब के लिए बेसब्री हुई। आजमा लो, शाने उसकाते सियासतदान ने यूं कहा जैसे दवा नहीं टॉफी थी। सामने रखी है दवा, उठाओ और खा लो।
सर के खमसे मेज पर मौजूद दिव्या का कहा। जो बेदार ना था वो भी चुस्त हो गया था। जो इस सब को बेबुनियाद तस्वुर किए हुए था उसकी भी हिस्से चौकस हुई। वहां बैठे बाकी मौजिजीन जबान से ना सही आंख के इशारे से हजल को रुक जाने का कह रहे थे। महा के हाथ पहलू में गिरे। थूक निकलते दवा की सफेद शीशी देखी और फिर एक इजाजत तलब करती नजर हजल पर डाली। आंखें मिलाते मर्द ने उसका हौसला बढ़ाया। वो चश्मों की दीवार न होती तो शायद महा गुलजार उसका हौसला दिलाना देख भी लेती। तुलबा के हर कदम पर वहां सनसनी बढ़ती गई। सांस रोकते उसने दवा उठा ली। न्यूज चैनल उसे बगौर कांपते हुए हाथ और पसीने में भरी कनपट्टी दिखाते अपना पैसा बनाने लगे थे। मरजान शहर की गाड़ी अब हरिपुर की हदूद में थी। खरसंदा खावर के इर्द गिर्द मौर महल के तमाम मुलाजमीन जमा थे। सारा बिनते सलमान पाँव एक मर्तबा फिर से झिलाने लगी। महा ने अगले ही पल दवा खोली और एक गोली बगैर पानी के फांकते गर्दन गिरा दी। हर नजर उसके तासुरात पर थी। कैमरा और मोबाइल उठाए हर जी नफ्स ने उस तारीखी लम्हे को कैद किया। गोली निकलते महा ने हसल से नजरें मिलाई। चादर के हाले में देखते चेहरे पर कोई एहसास ना था। मुस्कुराकर हत्थे से उठते मर्द ने माइक लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरे अंदाजे के मुताबिक अब तक हर सवाल। चश्मों के शीशे के पार उसे किसी का ढलकता हुआ वजूद दिखाई दिया, या फिर वो उसके बिसात का बिखरता हुआ मोहरा था। वजूद चबूतरे की जमीन से जा मिला, या फिर वो उसका हुमा का परिंदा था। वजूद की अधखुली आंखें साकित थीं, या फिर वो हजल सामियान का मुस्तकबिल था। माहा के मुंह से निकलती हुई सफेद झाग हजल के चमचम जूतों पर गिरी। वो जामिद खड़ा रहा। दुनिया में हलचल मच गई। महा गुलजार औंधे मुंह हजल सामियान के कदमों में गिरी। दवा की शीशी हाथ से छूटते फर्श पर रेंग कर चबूतरे से गिरी और गोलियां फैल गईं। मजमा में थरथरी मची। लोग चिल्लाते और चीखते अपनी जगहों से खड़े हुए। मोबाइल उठाकर वीडियो बनाते हाजरीन के हाथों से उनके मोबाइल छूटे। काफी हॉल के दरवाजे से भागे और बेस्टर ने सवाल जवाब से शुरुआत की। कुछ देर पहले सब इसी के हाथ में था, अब भी उसी के हाथ में रहेगा। हसन ने चीखते गार्ड्स और सिक्योरिटी को बुलाया। कहीं से कुछ लोग स्ट्रेचर लाए और कुछ रूहे इंसानियत वाले भी उस लड़की की मदद को आगे बढ़े। वो लड़की जात है, कोई मर्द उसे हाथ नहीं लगाएगा, हसन ने चीख कर कहा। कुछ मर्द जो आंखों में हवस लिए इसी मकसद के तहत आ रहे थे। गार्ड्स के इशारे पर उन्हें दूर धकेला गया था। एकदम ही हॉल की बत्तियां बुझा दी गई। वो आला और कामयाब लोग उसी अंधेरे का फायदा उठाते भागे। दीवार पर अब HSK को मिलने वाले एजाजात और कंपनी के माजी चलने लगे। तुलबा अपना सामान संभाले एक दूसरे से टकराते वहां से भागे। सहाफी अपने सियापनों को देखते हुए खुश हुए। इधर उधर फैलते हुए मुख्तलिफ रिपोर्टर्स अब कैमरे में देखते एक ही खबर दोहरा रहे थे। नूर हयात एक फरेब है, रेजेनिक्स नीरी मौत है, साबका MPA हसल सामियान दवा के लिबादे में जहर बेच रहा है। शक व शुबहात दूर करने के लिए लड़की ने जो दिलेर कदम उठाया था वो मजीद दाग और धब्बों को लगा गया। मैंने कहा था ना, नूर हयात एक स्कैम है, बेजार से तुलबा ने कहते अपने दोस्तों को याद दिलाया। इस सारे हंगामे में सारा खामोशी से सीढ़ियां टाप रही थीं। जब हथेली में दबा फोन बजा, उसका इत्मीनान अगले ही लम्हे ज़ाइल हुआ। तेजी से रुकते वो अपनी पुष्ट पर सिर टकराते हुए लोगों से लापरवाह स्क्रीन पर झुकते नाम को देखती रही। रुबैद की जानिब से आती कॉल उसने सांस रोके उठाई और मोबाइल फौरन कान से लगाया। पहला लम्हा, फिर दूसरा लम्हा, तीसरा आया जब जर गया। किसी ने घुटती सांस के बीच जैसे आखिरी दुआ की। चौथा लम्हा आने से कब्ल कॉल काट दी गई। सारा हेलो हेलो करती रह गई। वो जो गहरे सांस लेने की आवाज उसने 3 सानियों के लिए सुनी थी अब गायब हो गई थी। घबराते उसने कॉल दोबारा मिलाई। एक एक सीढ़ी छोड़ते और लोगों की झुंड में ठोकरें मारती लॉबी के एक सुनसान गोशे में दौड़ी। इर्द गिर्द क्या मौजू फैला था, सारा को गर्ज ना थी। भवे सुकेड़े वो अब सिलसिला कॉल मिलने के लिए बेसब्र हुई। अगर ये कॉल गलती से भी मिली थी तो वो उठाकर बता देगा। कॉल उठा ली गई। सारा ने हॉट वाक किए मगर कुछ भी निकलने से कब्ल उसने सब सुन लिया। द नंबर यू हैव डायल्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ऑपरेटर की संजीदा आवाज के अलावा वहां कुछ ना था। सनसनी की लहर सारा की रीढ़ की हड्डी में होते उसके पांव की एड़ियों तक फैली। ये सूरत हाल फोन बंद होने से भी ज्यादा हैरानकुन थी। रुबैद जुजाज कब से अपना फोन बंद करने लगा। वो शहर में होते ये ना करता था, फिर यहाँ तो वो इतने दिनों से तकरीबन गुमशुदा था। देहर महल खलकत से बेअसर वो कभी सारा को पशे पुष्ट न डालता था। रुबैद जुजाज दुनिया से वक्फा ले सकता था मगर अपनी बीवी और बेहतरीन दोस्त से नहीं। बगैर किसी तासुर और गहराई के उसने दाखिली दरवाजे की सिमत देखा। शीशों से बने इस वसी चौखट को पार करते उसने मुल्क के हाल या तनाजा से मुंह मोड़ लिया। इन दुश्वारियों को कभी सवाल नहीं आएगा।
جی تو یہاں کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کا اینڈ، اور جیسا کہ میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ اس میں آپ کو قارین کا کریکٹر ملنے والے ہیں، تو وہ مرجان اور حسل ہیں۔ اگر آپ نے قارین سن لیا ہے تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، اور ابھی مین کریکٹر تو شاید مجھے یہی دو لگ رہے ہیں، اور سارا اور روبید بھی۔ تو ابھی کچھ کلیئر تو نہیں ہے، لیکن شاید ابھی یہ آدھا سے زیادہ ایپیسوڈ رہتا ہے تو اور بھی کریکٹرز کے انٹری ہو، تو پھر دیکھتے ہیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ پارٹ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔